आपके समक्ष कहानी संग्रह और लड़की जीत गई की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है सारंगी वाला। एक बार की बात है कि गांव के एक शिक्षित बेरोजगार की बीवी एक सारंगी बजाने वाले के साथ भाग गई और बतौर बीवी उसी के साथ रहने लगी। इस प्रेमी जोड़े ने 7 सालों में 7 नर संतानें उत्पन्न की। बेरोजगार ने इस चोट को दिल की बजाय अपने दिमाग पर ले लिया। अतः पहले तो कुछ दिन वह विक्षिप्त रहा, फिर जागृत हो गया, क्योंकि इसके बाद उसने सचमुच पढ़ना शुरू कर दिया। वह पुलिस महकमे में भर्ती हो गया। कालांतर में तरक्की करता हुआ वह सिपाही से दरोगा बन गया। इधर सारंगी वाले की संतानों ने होश संभालते ही दूसरों की चीज़ों को अपना मानकर वक्त बेवक्त घर में लाना शुरू कर दिया। उनके इस कर्म को सबने चोरी की संज्ञा दी, लेकिन संतानें इस ओर सदा संज्ञा शून्य ही रहीं। वे कभी इससे सहमत भी नहीं हुईं। आखिर होती भी कैसे? उनका बाल्यकाल ही कुछ ऐसा गुजरा था। बचपन में उनका पिता अपने भूखे बच्चों को साथ लिए गांव-गांव भटकता था। किसी गांव में उनका पिता जब पेड़ के नीचे बैठकर सारंगी के सुर में अपनी चिचियाई आवाज़ मिलाकर भजन गाता, तो गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते। वे भजनों को सुनते हुए उसके अधनंगे पुत्रों को भी अवलोकन करते रहते थे। भजन स्थल पर बैठी 7 कतारबद्ध अर्धनग्न मूर्तियां गांव वालों को बड़ी भली लगती थीं। सारंगी वाला भी रोज़ घर से निकलने के पहले तर्जनी उठाकर बच्चों को तायीद कर देता था कि कोई भी लाइन नहीं तोड़ेगा। इससे बच्चों की गिनती उसके लिए आसान हो जाती थी। उसका यह आदेश भी केवल सूर्यास्त तक ही प्रभावी रहता, क्योंकि इसके बाद उस पर गांजा प्रभावित हो जाता था। कभी कभी भजन कार्यक्रम के मध्य बड़ा पुत्र बाप का इशारा पाकर ढपली पर ताल देने का मौका पा जाता था। इस दौरान शेष मूर्तियां गांव वालों को देखकर सोचती रहतीं कि उन्हें उनके बाप में ध्यान से देखने सुनने वाली क्या चीज़ नज़र आती है। सबसे छोटा पुत्र पूरे कार्यक्रम के दौरान या तो उंगली से अपनी नाक खोदता रहता या अपने उन अंगों का अवलोकन करता जिन्हें अभी तक ढकने की ज़रूरत नहीं समझी गई थी। भजन संगीत पूरा होते ही जब सारंगी वाला भोलेनाथ की जय की शुरुआत करता, तो इसे कार्यक्रम समाप्ति का संकेत समझ 7 कतारबद्ध मूर्तियां भी अपने छोटे छोटे हाथ हवा में ऊपर उठाकर की जय की बारीक आवाज़ों से जयकारा पूरा करने लगती। 7 पुत्र 3 बार हाथ ऊंचे करके अपने जयकारों से समा बांध देते। गांव वालों को यह नज़ारा बहुत अच्छा लगता और वे ज़मीन पर रेज़गारी डालना शुरू कर देते। ढपली वाला पुत्र ज़मीन पर बिखरी रेज़गारी बटोरता, क्योंकि बाकी को सिक्के छूने की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद भी हर बार किसी न किसी संतान की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग ही जाता था। ढपली वाला जब भी कभी अपने किसी संदिग्ध भाई की कलाई मरोड़कर उसकी बंद मुट्ठी बाप के सामने खुलवाता और उसकी नन्ही हथेली से पसीजा हुआ सिक्का छन्न से ज़मीन पर गिरता, तो बाप की नज़र में उसका मान और छोटे भाइयों पे आतंक दोनों ही बढ़ जाते थे। गांव वाले भजन संगीत के एवज़ में इस परिवार को आटा, दाल, चावल, गुड़, रोटी, सब्ज़ी आदि दे दिया करते थे। पका हुआ पदार्थ मौके पर ही चट हो जाता था। इसके बाद भूखे बच्चे शेष क्षुधा शांत करने के लिए ग्राम भ्रमण पर निकल जाते थे। ढपली वाला इस दौरान गांव वालों को आधे अधूरे फिल्मी गाने सुनाकर कुछ ऊपरी कमाई कर लेता था। सबसे छोटा पुत्र पिता के पास ही रुकता, क्योंकि अभी उसे गांव में जाने की आज़ादी नहीं मिली थी। सारंगी वाला सबसे पहले अपनी अंटी में सिक्के सहेजता, फिर राशन बटोरता। इसके बाद वह पेड़ की छांव में बैठकर चिलम से गांजे की दम मारता। उखड़ू बैठा छोटा पुत्र अपने बाप की तमाम हरकतों को चुपचाप देखता रहता,
दम मारने के बाद उसका बाप जब पेड़ की छाया में लेटकर झपकी लेता तो वह अपने नन्हे पैरों से उसकी पीठ दाबता और पेड़ से टपकते लाल चींटों से उसकी रक्षा भी करता। पिता भी झपकी पूरी होने पर उसकी नन्ही हथेली पर गुड़ की एक डली रख देता। इस नन्हे सेवक की प्रतिदिन यही मजदूरी होती थी। ग्राम भ्रमण से पुत्रों की वापसी होने पर सारंगी वाला उनकी गिनती करता, फिर उन्हें लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता। वहाँ भी यही सब कुछ होता। एक दिन में प्रायः 2-3 गांवों से उगाही होती, परंतु 30 त्योहारों पर 4-5 में ही हो जाती थी। इस दिनचर्या ने बच्चों को कुछ बातें बचपन में ही सिखा दी थीं, जैसे उनका घर छोटा है, इसलिए भगवान ने उनके हिस्से का अन्न, जल और वस्त्र दूसरों के घरों में रख दिया है और घर घर जाकर वे दूसरों से अपना हिस्सा ही लेते हैं। घर छोटा होने से ही माँ बाप भी उन्हें अपने साथ नहीं सुलाते थे। उनका पिता जब कभी कहता कि यह सब तो भोलेनाथ की इच्छा है, तो उनका मन भी भोलेनाथ से मिलने को करने लगता। समय के साथ इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी हुए। गांव वालों को अब भोलेनाथ के भजनों से ज़्यादा फिल्मी गाने रास आने लगे थे, अतः ढपली वाले का काम अच्छा चल निकला। कुछ संतानों ने अपना हक अब मांगने की बजाय नज़र बचाकर उठाना शुरू कर दिया। कुछ जो ज़्यादा ही प्रकाशित हुए, उन्हें नज़र बचाना भी फिजूल लगा और वे अब आंखें तरेर कर लेने लगे। संतान नंबर 2 के फेंटे में एक चाकू ने जगह बना ली और उसका नाम इलाके के थाने में दर्ज हो गया। हवा में नन्हे नन्हे हाथ उठाकर भोलेनाथ की जय बोलने वाला बचवा अब बचवा बदमाश बन गया था। थाने से संबंध बनने पर उसकी खोज खबर लेने खाकी भी यदा कदा घर आने लगी। खाकी भी ज़्यादातर पड़ताल बचवा की माँ से ही करके चली जाती थी। खाकी की इस पड़ताल से माँ को भी कोई ख़ास परहेज़ नहीं था। सारंगी वाले में गांजे की लत के अलावा कोई और ऐब नहीं था, अतः खाकी से उसे कोई विशेष डर नहीं था। उसे गांजे के अलावा कुछ शक्ति शायद भोलेनाथ के भजनों से भी मिल रही थी, क्योंकि उसकी देह अभी तक चालू हालत में थी। बचवा का मन अब छुटपुट कामों से ऊबने लगा था। पिछले जेल प्रवास में उसकी भेंट एक ऊंचे बदमाश से हुई थी। उस बदमाश का सारे कैदियों पर दबदबा था। एक रात उसी की पैर दवाई में जब बचवा का नंबर लगा तो सेवा लेने के बाद उसने बचवा के ज्ञान चक्षु खोले और गुरु मंत्र दिया कि बिना तमंचे के तो किसी को बदमाश कहलाने का भी हक नहीं होता, और तू साला चाकू खोसे अपने को बदमाश कहता फिरता है। अरे ज़िंदगी में कुछ ऊंचा काम कर। अब की छूट होने पर मेरे पास आ जाना बस। शहर पहुंचते ही तुझे काम और तमंचा दोनों तैयार मिलेंगे। तेरी लाइफ बन जाएगी। जेल से छूटने के बाद वचन का पक्का बचवा तमंचे और ऊंचे काम की आस लिए शहर जाकर अपने गुरु से मिला। एक रात उसने गुरु के साथ एक सुनार की दुकान में सेंध मार दी, लेकिन दांव कुछ हल्का पड़ा और 3 दिन के अंदर ही गुरुजी हवालात और पुलिस बचवा के गांव में पहुंच गई। बचवा की माँ को भी पता चला कि शहर में बचवा ने कोई बड़ा हाथ मारा है। उसी की पड़ताल में शहर से कोई दरोगा बंजारा बस्ती में आया है। सिपाहियों की पड़ताल का तो उसे खासा तजुर्बा था, लेकिन दरोगा का सामना उसने कभी नहीं किया था। फिर उसने सोचा कि दरोगा है तो क्या हुआ, आखिर उसके भी तो 2 हाथ पांव ही होंगे, जो होगा देखा जाएगा। पिछली ज़्यादातर पड़तालें चूँकि शाम ढलने के बाद शुरू हुई थीं, अतः फ़िलहाल वह चारपाई पर सुस्ताने लगी। इसी समय पड़ोस की बंजारिन भागती हुई आई। उसके झोपड़े में आकर हाँफते हुए बोली, तू यहाँ पाँव सीधे कर रही है और वहाँ गांव में दरोगा तेरे बचवा का हुलिया बताकर सबसे पूछताछ कर रहा है। वो तो तेरे बचवा के डर से गांव वाले अभी तक खामोश हैं, वरना किसे नहीं मालूम कि बचवा के ही बाएं गाल पे चाकू के कटे का निशान है। मुझे तो लगता है शाम तक बचवा अंदर हो जाएगा। इतना कहकर पड़ोसन हाँफने लगी। बचवा की माँ पर खबर का कोई असर न देख पड़ोसन ने फिर कोशिश की।
मेरा आदमी बता रहा था कि किशन सिंह दरोगा का नाम शहर में मशहूर है, बड़ा ही सख्त है। पहले लात मारता है, नाम बाद में पूछता है। बचवा की माँ को यह नाम कुछ सुना हुआ सा लगा। पड़ोसन ने टुकड़ा जोड़ा, पिछली से पिछली बार मेरे मर्द को भी इसी ने बंद किया था। उसी ने बताया है कि जब ये पुलिस नहीं बना था तब इसकी जोरू किसी बाजे वाले के साथ भाग गई थी। तभी से ये बाजे वालों का तो नाम सुनते ही भड़क जाता है। तू तो ऐसा कर कि ये सारंगी कहीं छुपा दे। अगर उसे दिख गई तो बचवा के साथ तेरे मर्द की भी पिटाई होगी। बचवा की अम्मा अब तक पूरी चेतना में आ गई थी। उसकी आंखों के सामने 20 साल पुरानी जिंदगी घूम गई। इसमें उसके पहले मर्द का दुबला पतला शरीर भी उभरा। वह सोचने लगी कि उसके पहले मर्द का नाम भी तो किशन सिंह ही था। फिर खुद वो भी तो बचवा के बाप के साथ भाग कर आई थी। वह बोली, हे भगवान, कहीं ये लीला तो नहीं हो रही। बचवा की माँ के चेहरे पे आते जाते रंगों को पढ़ते हुए पड़ोसन बोली, मैं तो दरोगा की मूछें देखकर ही समझ गई थी कि बड़ा कड़क है। बचवा इस बार लंबा अंदर जाएगा। बचवा की माँ उसकी बात काट कर बोली, बहनी पहले एक बात बता कि क्या दरोगा के माथे पे चिमटे की कोई चोट है? पड़ोसन असमंजस में बोली, माथे पर चोट का निशान तो ज़रूर है, लेकिन ये नहीं पता कि काहे का है। इतना सुनते ही बचवा की माँ छाती पीटने लगी और गुहार लगाने लगी, हे भगवान, ये कैसी लीला है। अब तो बचवा की माँ भी बचवा को नहीं बचा सकती। तुम ही रक्षा करो। थोड़ी देर पहले तक निश्चिंत दिख रही बचवा की माँ को अचानक इस रूप में देखकर पड़ोसन अचकचा गई। उसने अंदर से पानी लाकर उसे दिया, फिर उसके विलाप का कारण पूछा। बचवा की माँ रोते रोते बोली, अरे मेरा पहला मर्द भी पुलिस की पढ़ाई करता था, उसका नाम भी किशन सिंह था। हाय मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, ठीक है, लेकिन इन बातों से दरोगा का क्या लेना देना? बचवा की माँ का प्रलाप जारी रहा, अरे तू समझती क्यों नहीं, दरोगा के माथे पर मेरे ही चिमटे का निशान है। एक बार हम ही उस मरी हत्या को चिमटे से मार दिए थे। यही दरोगा मेरा पहला वाला मर्द है। पड़ोसन को बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। उसने पूछा, ठीक है, अगर ये दरोगा तेरा पहला मर्द है तो तू इस सारंगी के साथ कैसे आ गई? बचवा की माँ ने अपने माथे पर 2 हत्थड़ मारा और बोली, क्या बताऊं, मेरे ही कर्म फूट गए थे, मेरी ही मति मारी गई थी बस। अरे बचवा का बापू गले में लाल रुमाल डालकर हमारे गांव में सारंगी बजाने आता था। हमें देख देख कर खूब गाता भी था। हमारी नई उम्र थी, उसका बाजा हमें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मेरे मर्द ने मुझे उससे बोलते बतियाते देख लिया। फिर घर लौटने पर उसने हमसे खूब झगड़ा किया। हमने भी गुस्से में उसके माथे पे चिमटा मार दिया। वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। सब बोले, अरे राम राम, ये किसनवा तो मर गया। बहनी हम सचमुच बहुत डर गईं और घर से चुपचाप निकलकर आम के बगीचे में दिन भर छुपी रहीं। फिर ना जाने कहाँ से शाम को बचवा का बापू बगीचे में आया और हमें साथ लेकर निकल लिया। एक बार जब घर से बाहर निकली तो फिर वापस आने के काबिल ही नहीं रही। आखिर किस मुंह से वापस जाती? मन में पुलिस का भी डर था कि जेल में बड़ी पिटाई होगी। पड़ोसन बड़प्पन दिखाते हुए बोली, अरे कुछ भी होता, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे मर्द को छोड़कर तुझे बाजे वाले के साथ नहीं भागना चाहिए था। इस बार बचवा की माँ ने ही पलटकर उससे सवाल कर दिया, अच्छा बहनी, तुम ही बताओ कि अगर हम ये जानती कि ये वो मरकटा किसनवा एक दिन दरोगा बन जाई तो क्या हम बचवा के बाप के साथ भागती? उसके सीधे सवाल ने पड़ोसन को निरुत्तर कर दिया और वह बचवा की माँ का मुंह एकटक ताकने लगी।